बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट बाद दोपहर की अभी तक को जायज़ा और ख़बरों पे मबनी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अभी तक की चंद अहम खबरें। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत नई दिल्ली से वापसी के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे पहुंची और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह से कबल जम्मू कश्मीर में इन लीडरान की अराइवल जो है उसके बड़े माने निकाले जा सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला आज करीबन बाद दोपहर श्रीनगर अपने रिहाइशगाह पे पहुंचे। नई दिल्ली में मीटिंगों में हिस्सा लेने के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला पहला कॉन्टिजेंट पॉलिटिकल था, पहला लीडरान का जो दौरा मुकम्मल करने के बाद आज श्रीनगर पहुंच गए। ताहम पहुंचने के फ़ौरन बाद ज़राए इब्लाग से बातचीत की गई और बातचीत में कई अमूरात पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कई अहम पार्टियां जो थी 14 मेंबरान पर मुश्तमिल जो लीडरान का ग्रुप था, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी रिहाइशगाह पे नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद वापसी के दरवाजे जो हैं अब खुलना शुरू हो गए और कल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बाद दोपहर श्रीनगर पहुंच जाएंगी। लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर पहुंचने के मौके पर बड़े तीखे सवालात का भी उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि उमर अब्दुल्ला थोड़े से एग्रेशन में थे, लेकिन सबसे बड़ी बात पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने तो वही बात की जो हमने पीपल्स अलायंस में मशावरत के दौरान किया। और सवाल पूछे जाने पर जम्मू कश्मीर में मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आसपास में इस मसले को देखते हैं। उमर अब्दुल्ला और बाकी लीडरान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का मामला बाबरी मस्जिद का भी था। उसके क्या मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक खामोशी इख्तियार की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ताहम पीएचडी के लिए एक नई उम्मीद की किरण जला दी और उन्होंने कहा कि पीएचडी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ताहम जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखना पड़ा। उन्होंने नरसिम्हा राव के उस सवाल का भी और उस हवाले पर भी बातचीत की कि सिक्का इज द लिमिट और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ग्रेटर ऑटोनॉमी को हम फौरी तौर पर रद्द नहीं करेंगे। उसके बाद जितने भी वज़राए आज़म आए उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारा मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर अगर किसी जगह हेल्थ का इशू है, डिप्टी कमिश्नर काम नहीं कर रहा है या किसी डिप्टी कमिश्नर के बाहर के होने के बाद अगर किसी शख्स ने कहा था अपनों से ज्यादा तवक्कुआत होती तो उसको जेल कैसे हो सकती है। इस पर मुकम्मल जायजा और हमारी बात लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाब दिए। उमर अब्दुल्ला से बड़े सवालात पूछे गए कि गुपकार अलायंस है या नहीं है, 35 से 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में किस तरह से जदोजहद कर सकती है। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट को एलॉबरेट करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर उन्होंने इस आर्टिकल को तोड़ा उससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि वो इसको वापस जोड़ देंगे, लेकिन हमारे पास आईनी और कानूनी हैसियत है, हम जदोजहद जारी रखेंगे। पहले उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी सुनते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मोहतात कप्तान का रोल अदा किया और फारूक साहब से कहा था कि आज उमर अब्दुल्ला ही मुकम्मल तौर पर बात करेंगे, लेकिन जाते जाते फारूक साहब ने भी बड़े अहम सनसनीखेज इंकशाफ किए। पहले उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम हमें यह कहती है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अस्पताल का कामकाज रुक जाए, अगर कोई डीसी किसी आम कश्मीरी को गिरफ्तार करे, सिर्फ ये उसकी खता थी कि उसने कहा कि मैं लोकल अफसर से बात कर सकता हूँ, बाहर वाले मुझे समझते नहीं हैं, और उसके लिए जेल भरा गया उसको। जो सख्ती हो रही है, जो बार बार यहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। यहाँ जो एक ब्यूरोक्रेटिक अनचेक्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग ये पसंद करते हैं और कहते हैं ना हमें ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही रहने दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, हम हाथ ऊपर कर लेंगे ना। वहाँ जाके किसी ने भी वजीर आजम से ये कहा कि अब 5 अगस्त मतलब हम में से जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना कि बस 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, और साफ अल्फाजों में वजीर आजम साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में।
हमें अगर 70 हफ्ते 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अब मतलब हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वजीर आजम साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं हम? As and when the delimitation commission makes an approach to the national conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. And what will be that view? But why should we tell you here? We'll tell the delimitation commission, no? He has been authorized to take a view. He'll take a view at that time. Delimitation, election, statehood नहीं. Delimitation, statehood, फिर election. अगर election कराना ही है तो पहले statehood लौटा दीजिए, उसके बाद फिर election पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहेंगे। I do not believe that just because it is in front of the Supreme Court that it is not a subject for discussion. Of course it is a subject for discussion. It is a subject for discussion. We discuss it. It was a subject in our DDC polls. We will continue to agitate the matter and I keep making this point. Legally, constitutionally and peacefully. That is our right and we will exercise that right. For the longest time, Babri Masjid demolition was in front of the Supreme Court. Did the BJP stop talking about it? They continue to press their agenda on Ram temple and therefore even if the matter is sub judice or in front of the Supreme Court, that does not stop us from stating our point of view and we will continue to do that. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर रियासत के वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बातचीत कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड और सुप्रीम कोर्ट में मामले को देखने के बाद और उसके बाद पीएचईडी के हवाले से भी कुछ सवालात उठाए गए। जम्मू कश्मीर में जब आप इन रिटर्न की वापसी को देखते हैं, वापसी से कबल जब उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद श्रीनगर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उसके बाद वापस आने के बाद तेवर बदले नहीं है, बल्कि 35 से 370 को कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे मामला जो है इसको सीज नहीं तस्वुर किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद पे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार उस पर बयानबाजियां की। पीएचईडी पर भी कहा कि हमने जो मशावरत किया और हमारे मुद्दे जो है पीएचईडी के वो इकट्ठे थे और हम सब ने अलग अलग तरीके से लीडरों ने ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की नोटिस में लाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चूंकि डॉक्टर अब्दुल्ला ने जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की तो वहां उमर अब्दुल्ला ने नहीं बोला, फारूक अब्दुल्ला ने ही तमाम नकात और उबारात उठाए, लेकिन जो भी मामला थे। लेकिन उसके बाद जब वापसी हुई तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़े अहम इंकशाफ किए। नरसिम्हा राव का हवाला दिया, सिक्का इज द लिमिट का हवाला दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रस्ट डेफिसिट और मरकज के बीच में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसको भी हवाला दिया। जराए के हवाले से कहे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अंदर यहां तक कहा था कि बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता मारे गए, बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमहूरियत को जिंदा रखने की कोशिश की, बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बड़ी अहम बैठकों में बातचीत की। फिलहाल डॉक्टर अब्दुल्ला को सुनते हैं और उसके बाद अपने साथी सईद रूफ फारूकी से जुड़ते हैं और ओवरऑल इस खबर पर क्या कुछ इनका सियासी तज्जिया होगा। पहले डॉक्टर अब्दुल्ला को सुनते हैं। First Prime Minister of India promised us plebiscite, but went back on it. Narasimha Rao ji, before election, promised us autonomy and said sky is the limit, but not independence. We said we have never asked independence, we asked for autonomy. He promised us on the floor of the house. Where is it? और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ कहना नहीं। जब तक मैं अपनी जमात से बात नहीं करूंगा, मैं आपके सामने कोई और के बारे में कह नहीं सकता। बाकी आपको सब पता है। So do we think that
think it is the end of the Victoria Alliance. This meeting was also the end of the Victoria Alliance. And plus, Why should the meeting be end of the alliance? and plus the acceptance of Why? Why should it be the end of the alliance? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज़राए इब्लाग की तरफ से पूछे गए सवालात का जवाब दे रहे थे। और हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा आज उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बारे में बातचीत करेंगे, ताहम उन्होंने कहा कि सिका इज़ द लिमिट, पेल्बिसाइड और बहुत सारे मामला थे जिनको लेकर हमने जम्मू कश्मीर में वज़राए आज़म से वादा खिलाफी देखी, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से इस बैठकों का इनेकाद लगातार जारी रहना चाहिए। सवाल यहाँ पर कई एक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वापसी पर अपनी जो पॉलिसी है उसको डिस्कस किया और साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में 35 से 370 को ख़त्म करने का कोई इस तरह का सरेंडर पॉलिसी नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PAGD हो, 35 से 370 सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसके हरगिज माने यह नहीं कि इस पर बातचीत नहीं की जा सकती है। तब उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि 35 से 370 वाले मामले पर फिलहाल हमें मरकज से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हम आईनी और कानूनी तौर पर अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अब अपने साथी सईद रूफ फारूकी के साथ जुड़ते हैं। रूफ, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है, जम्मू कश्मीर में आज की इस बैठक को जब मैंने अभी सुना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान क्या कुछ कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि PAGD भी स्टैंड है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अपना बुनियादी मौक़िफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है 35 से 370 है, वो तो बराबर कायम है। आप किस तरह देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत और PAGD का जो मीटिंग का सिलसिला है उसका भी इनेकाद किया जा सकता है? उमर अब्दुल्ला ने बात की और कई मामलात को लेकर उन्होंने बात की, मीडिया के सामने रखे हैं। अगर मीडिया के सवालों के जवाब में भी उन्होंने कहीं हम देखते कि उनके कलाम में कहीं न कहीं तेजी भी देखने को मिली है, क्योंकि सवालात ही ऐसे थे। देखिए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD का फिलहाल अगर हम बात करें, ये एक स्टैंड पे है कि जब तक रेस्टोरेशन ऑफ 370 नहीं होगा तो तब तक कोई मामला जो है हल नहीं हो सकता है। उमर अब्दुल्ला का क्लियर ये कहना है कि अगर मरकजी सरकार को डिलिमिटेशन करनी है, मगर डिलिमिटेशन से के साथ साथ उनको स्टेटहुड का यहाँ पे स्टेटहुड कायम करनी होगी, उसके बाद इलेक्शन के बारे में सोचा जाएगा। मतलब कि अगर स्टेटहुड दिया जाएगा तो फिलहाल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। फिर जो कोर्ट के पास मामला है 370 का जो जेर समात है, उस पे फिर आगे बात होगी। इस तरह के जो है खदशात या जिस तरह बातों का इजहार जो जिस तरह लगा कि उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, और फारूक अब्दुल्ला ने भी इसी तरह कहा कि पहले पार्टी लीडरान के साथ बात होगी, फिर हम पब्लिक के डोमेन में रखेंगे क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है। मगर तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का अराइवल जो हुआ काफी ज्यादा तनकीद भी थी। आगा सईद रूहुल्लाह ने यहाँ तक कि अपनी जमात और मेन स्ट्रीम पार्टी लीडरान के लिए बहुत ज्यादा अल्फाजों का भी इस्तेमाल किया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में वापस आने के बाद जिस तरह से उन्होंने इजहार राय किया, क्या आप मानते हैं कि वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और PAGD ने जिस रोड मैप के साथ दिल्ली का सफर शुरू किया था उसी रोड मैप पर गामजन रहेंगे? देखिए, अंदर मीटिंग में क्या कुछ हुआ, PAGD लीडरान ने क्या कहा, क्योंकि अंदर की बात नहीं कह सकते, मगर जब बाहर आए और मीडिया के सामने जिस तरह उन्होंने बात रखी, उमर अब्दुल्ला ने जैसे नेशनल टीवी चैनल के साथ बात किया, महबूबा मुफ्ती की तरह बातें सामने आई, तो ऐसा लग रहा है कि PAGD का जो यहाँ से मकसद था, उस मकसद को लेकर उन्होंने जरूर वहां पे बात की है कि देखिए साहब, अगर आपको स्टेटहुड देना है, आपको इलेक्शन करना है, डेलीगेट करना है, मगर उसके साथ साथ हम अपनी बात रख रहे हैं कि आपको 370 या 35 के बारे में सोचना होगा। तो मैं आपको एक बताऊं कि मैं एक निजी टीवी पे देख रहा था, मुजफ्फर हुसैन बेग का मैंने इंटरव्यू सुना। उन्होंने कहा कि जब भी अंदर ये बात उठी है 370 को लेकर, शायद फारूक अब्दुल्ला या बाकी लीडरान ने जिसने भी वहां पे बात की, महबूबा मुफ्ती ने, तो मुजफ्फर बेग का ये कहना है कि मैंने उनसे पूछा अगर ये मामला कोर्ट में है तो आप कैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो। जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है मुख्तलिफ पार्टियों की, ये एक स्टैंड पे नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अलग अलग राय जो है वो लीडरान अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। कुछ लीडरान ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड दीजिए, इलेक्शन करवाए, कुछ तो ये भी इसके लिए भी तैयार है कि यूनियन टेरिटरी में अगर इलेक्शन करवाए जाएंगे तो उसके लिए भी तैयार है, मगर यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना है। जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि जो आप नाज़रीन तक बात पहुंचा रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से जल्द यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको शुरू करना होगा। तो क्या पॉलिटिकल प्रोसेस यूनियन टेरिटरी में शुरू होगा, स्टेट में शुरू होगा, क्या आर्टिकल के हवाले से कोई बात नहीं होगी? अभी भी तजाद है इन मामलों में, अभी क्लियर तरह जो है स्टैंड क्लियर। लेकिन एक बात तो क्लियर हुई कि उमर अब्दुल्ला ने भी खुद इस बात का इतराफ किया, सीनियर अब्दुल्ला ने भी कहा कि PAGD जो है वो कमिटेड है, और हमने जो बातें की, हालांकि इन्विटेशन अलग अलग कैपेसिटी में थी, इसके क्या माने ये होंगे कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
اور اس کے بعد جموں کشمیر پیپلز موومنٹ اور نیشنل کانفرنس آگے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے کیونکہ انتخابات میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے. حالانکہ لیڈران نے کہا تھا کہ وہ یوٹی میں الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن تنظیم میں الیکشن لڑیں گے. کیا ہم مانیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو گروپ ہے یہ ایک ساتھ الیکشن میں نظر آئے گا؟ دیکھیے قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی اس بارے میں کہنا کیا الیکشن میں یہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور ایک طرف ایک ہی سائڈ سے لڑیں گے یا پی ایچ ڈی جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرے گا. اسے ابھی کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ ابھی 2-3 مہینے اگر ہے 2-3 مہینے میں کیا کچھ بدل جائے گا اس کا اندازہ نہیں ہے. کیونکہ جس طرح ابھی افواہوں کا بازار گرم ہے اور لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اب پی ایچ ڈی میں سب کچھ صحیح نہیں رہا ہے کیونکہ معاملات اس طرح بنے ہیں جیسے محبوبہ مفتی نے بات کی کہ پاکستان ایک آخری سوال ہوگا روف آپ سے کہ جب آپ جموں کشمیر میں لیڈران کی ارائیول دیکھتے ہیں محبوبہ مفتی کل سری نگر پہنچ رہی ہیں تو کیا مانا جائے کیونکہ بیشتر لیڈرشپ نے کہا کہ وہ خود الیکشن میں نہیں ہوں گے تو چونکہ چناؤ کافی نزدیک ہے یعنی آپ کے پاس 5 سے 6 مہینے بچے ہوں گے جو تاثر ہمیں نئی دلی سے مل رہا ہے کہ الیکشن نوٹیفیکیشن 2-3 مہینے کے ڈیلیمیٹیشن پروسیس کے بعد ہو سکتا ہے. تو کس طرح کے انتخابات ہوں گے اگر بڑے لیڈران جو ہیں میدان میں نہیں ہوں گے لیکن سٹار کمپینر کے طور پر اپنے اپنے امیدواروں کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے قدر مختلف الیکشن ہوگا کیونکہ اگر آپ محبوبہ مفتی کی بات کریں انہوں نے کہا کہ وہ کنٹیسٹ ہی نہیں کرے گی جب تک نہ ریسٹور کیا جائے گا 370 کو اور عمر عبداللہ کا آج کا سٹیٹمنٹ کہ اس حکومت میں یہ سوچنا اور یہ تصور کرنا کہ 370 بحال ہوگا یہ بیوقوفانہ عمل ہے. اس پہ زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو کیا عمر عبداللہ نے بھی کہا کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گے, محبوبہ مفتی نہیں کر پائے گی, آغا رول اللہ جو ان کے سینئر لیڈر ہیں وہ نہیں کر پائیں گے, اور آنے والے دنوں میں کتنے لیڈر ابھی اور ہوں گے جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے. تو پھر الیکشن میں کون پارٹیسپیٹ کرے گا, کون لوگ اسمبلی میں جائیں گے, کیا وہاں پہ پھر 370 کے حوالے سے بات ہوگی. ان پورے معاملات پہ ابھی دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ قبل از وقت ہے یہ ساری معاملات بات ہوگی. اگر پی ایچ ڈی اکٹھے رہے گی تو پی ایچ ڈی کے لیڈران کے حوالے سے بات ہوگی تفصیلاً بات ہوگی, اس کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا. ابھی اگر 3-4 مہینے کا وقت ہے مگر پھر بھی ٹائم ہے ان کے پاس, تو اس 3-4 مہینے کے ٹائم میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ صحیح رہے گا اور یہاں جموں کشمیر کی عوام کے لیے کیا کچھ صحیح رہے گا. ان پورے معاملات پہ بات ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ سعید روف فاروقی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ناظرین تھے ہمارے ساتھی سعید روف فاروقی. تھوڑا سا آپ کو اور اس بارے میں بتا دوں کہ جموں کشمیر میں مین سٹریم قیادت جو ہے وہ گزشتہ 2 برسوں سے وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں کر پائی, لیکن اس بیچ میں سید الطاف بخاری کی پارٹی نے اپنے لیڈران کے ہمراہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی. اس کے بعد ایک مخاصمت سی بنی تھی, ایک فاصلہ پڑ گیا تھا جموں کشمیر کی مین سٹریم لیڈرشپ اور نئی دلی کے بیچ میں, لیکن اس مخاصمت کو ختم نہیں کیا جا سکا. اس مخاصمت کو, اس فاصلے کو کم کیا ضرور جا سکتا ہے. کل محبوبہ مفتی نئی دلی سے سری نگر پہنچیں گے, ذرائع ابلاغ سے بات چیت کریں گے, اپنے موقف پر بات چیت کریں گے, لیکن جس وقت پہلے ڈاکٹر عبداللہ عمر عبداللہ پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ آگے اسی نقشے پر چلتی رہے گی اور آنے والے دنوں میں جموں کشمیر میں 35 سے 370 تو سپریم کورٹ میں ہے, اسٹیٹ ہوڈ اور ایکسکلوسیو اسٹیٹ کا جو درجہ ہے اس پر بات چیت چل سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے حد بندی مکمل کرنی ہوگی. ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس اگلے 4-5 مہینے میں, حالانکہ اس کا ڈیڈ لائن مارچ تک بڑھایا گیا تھا, مکمل ہوگا. اس کے بعد کسی بھی قیمت پر جموں کشمیر میں جو انڈیا مل رہا ہے, جموں کشمیر ودھان سبھا یا اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. ہماری نظر اس پر لگاتار جاری رہے گی. فی الحال جموں کشمیر میں کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. ناظرین, جموں کشمیر میں کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے بیچ میں ویک اینڈ لاک ڈاؤن آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہوا. شہری سری نگر, کپواڑہ, بارامولہ اور دیگر اضلاع میں ویک اینڈ کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں. حالانکہ ٹریفک اہلکاروں کی طرف سے, جموں کشمیر پولیس اہلکاروں کی طرف سے خصوصی ناکے لگوانے کا مطلب تھا کہ کہیں آپ ویک اینڈ لاک ڈاؤن کی پاسداری کرتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کافی زیادہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا. کافی زیادہ اسپتالوں کے احاطے کے آس پاس میں غیر ضروری طور پر اگر ٹریفک رواں دواں ہے تو اس پر کہیں نہ کہیں پابندی کا اعلان پہلے سے ہے, کیونکہ ہفتے میں 2 دن مکمل طور پر یو ٹی ایڈمنسٹریشن میں جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن ویکلی رہے گا, اور ان 2 دنوں میں سنڈے مارکیٹ, پارکیں, گارڈنز, ان میں کوئی بھیڑ بھاڑ نظر نہیں آئے گی. ساتھ ہی ساتھ جامع مسجد اور آس پاس کے علاقے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کل ممبر اور باقی جو جتنے بھی مسجدیں ہیں وہاں پر محراب و ممبر جو ہے خاموش رہے, لیکن سنیچر کے دن ٹریفک ہلکا پھلکا چلتا رہا. وائلنس کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی گئی. عرفان فاضلی کی سری نگر سے خاص رپورٹ.
वादिय कश्मीर में कोविड-19 पैंडेमिक जारी है और इस बीच अगर बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से अनलॉक और पहले लॉकडाउन के मामलात और अनलॉक को लेकर 5 दिन काम करने का मौका, जबकि सैटरडे संडे जो है मुकम्मल वीकेंड लॉकडाउन रहता है। और आज वीकेंड लॉकडाउन को लेकर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वो हाल दिखाए और सूरत हाल इस वक्त क्या है। दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है, सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो हल्की फुल्की दिखाई दे रही है। इस बीच अगर बात करें, जिला प्रशासन हमेशा यही कोशिश करता रहता है कि इस चेन को मुकम्मल तौर पे ब्रेक किया जाए। और साथ ही साथ अगर बात करें शहर के हसास इलाकों से, या खास तौर पर जितने भी शहर खास की बात करें या दीगर इलाके जहां पर वीकेंड लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर इस वक्त अमलाया जा रहा है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, सिक्योरिटी भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। वादिय कश्मीर में जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ अटैक्स भी हुए थे, और इस बीच अगर बात करें तो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी में एक अच्छा खासा इजाफा भी देखने को मिल रहा है और बेहतरी भी देखने को मिल रही है। इस बीच अगर बात करें, शहर के हसास इलाकों से इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी भी छाई हुई है। वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ देखा जाए, ट्रैफिक जो है, खासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी आवाजाही तो दिखाई दे रही है। जिस बीच हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं जगह पर वायलेशंस हो रही है, कहीं कहीं जगह पर एसओपीज को लेकर भी बात खड़ी हो रही है, क्योंकि एसओपी गाइडलाइंस मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। और सिक्योरिटी की जानिब जो इस वक्त शहर में अलग अलग सिक्योरिटी पॉइंट्स लगाए गए हैं, चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, और इस वक्त रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब चालान भी किए जा रहे हैं। और लोग इससे काफी ज्यादा नाला है, खफा है। उनका मानना है कि आखिरकार पिछले साल जब एडमिनिस्ट्रेशन चालान कर रही थी, तो आखिरकार इस वक्त रेड क्रॉस सोसाइटी को अमल में लाना और उसके बाद चालान करना ये सही नहीं है, जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा फंड जमा रहता है। फिलहाल शहर के हसास इलाकों से यही खबरें आ रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन है और लॉकडाउन का पालन मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल इस खुसूसी तफसील के लिए। जम्मू कश्मीर में जब आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो वीकेंड लॉकडाउन में शनिचर और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। और नाज़रीन, जाते जाते चंद अहम खबरें आपको बता दूं। डायरेक्टर सिक्किम्स एजी अहंगर को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। इसका बाज़ाब्ता ऑर्डर आज सरकार ने जारी किया, यानी डायरेक्टर सिक्किम्स एजी अहंगर ही अगले 6 महीने तैनात रहेंगे। कुछ दिनों के बाद एजी अहंगर सबकदोश होने वाले थे। और नाज़रीन, अफवाहों का सोशल मीडिया पर आज भी बहुत ज़्यादा अमल दखल सुबह से रहा, और कल तक ये अफवाह थी कि शायद 1 जुलाई से यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज जो है खुल जाएंगे। डिविजनल कमिश्नर इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि फिलहाल इस ज़िम्मन में कोई भी डिसीजन हमने नहीं लिया है। तो इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।